नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे ईएनटी रोगों पे। ईएनटी यानी कि नाक, कान और गला। ये तीनों बीमारियां कैसे होती हैं? अलग अलग बीमारी जैसे नाक की समस्याएं, नाक की बीमारी, कान की समस्याएं, कान की बीमारी और गले की बीमारी। इन तमाम बिंदुओं पर, तमाम बीमारियों पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप कुमार जी को। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ईएनटी रोग में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है और वो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं। धन्यवाद, मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जहाँ तक ईएनटी का प्रश्न है, ईएनटी का मतलब हुआ ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर मतलब कान से संबंधित बीमारी, नोज मतलब नाक से संबंधित अथवा साइनस से संबंधित बीमारी, और थ्रोट मतलब गला। गला मतलब मुंह, और गला आवाज जहाँ आता है वो लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों मिला करके। इससे संबंधित बीमारियों का इलाज हम लोग मुख्यतः ईएनटी में करते हैं। जी सर, एक सबसे जो अभी प्रमुख जो समस्या चल रहा है और चर्चा में भी है कि बच्चों में या बड़े में जो है सुनने की क्षमता कम हो जा रही है। अभी प्रसिद्ध गायिका जो है अलका याग्निक जी, उनको भी हमने सुना है कि उनकी जो है सुनने की शक्ति चली गई। तो ये वजह क्या है, और ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल क्या इसके लिए जिम्मेदार है? सही कहा आपने। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जहाँ एक तरफ हम लोग मॉडर्न गैजेट्स को मुख्यतः यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस गैजेट्स के उपयोग से जहाँ फ़ायदा भी है और उसका दुष्परिणाम भी धीरे धीरे सामने में आ रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि उसको यूज़ उसी तरह करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लें, हानि कम से कम हो। तो बच्चों को चाहिए या बड़ों को चाहिए कि ये जो ईयरफोन है या हेडफोन है, उसका जहाँ तक संभव हो मिनिमम यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। क्योंकि लगातार से यूज़ करने पर आजकल म्यूजिक सुनने की लालसा सबको बढ़ जाती है, तेज़ आवाज़ों में करती है, कंसर्ट बराबर होते रहते हैं, घर घर में मोबाइल आ गया है, घर घर में ईयरफोन आ गया है, और लोगों युवा में अक्सर देखते हैं कि इसकी ज़्यादा इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि मैं इसको कंटिन्यूअस सुनते रहें। आप मार्केट में भी जाइएगा, देखिएगा आपके बगल में जो बैठा हुआ है कंटिन्यूअस कान में लगा हुआ है। तो ठीक है, अच्छा है, उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसको संभल के, जहां आपको शक हो कि अब मुझे दिक्कत हो रहा है, या उसमें जो अच्छे क्वालिटी का है उसको यूज़ करना चाहिए। तेज आवाज़ में नहीं, जहाँ तक संभव हो सके कम से कम आवाज़ यूज़ करें। 60% रूल को जनरली फॉलो कीजिए। जैसे किसी भी वो सामान है या गैजेट्स है तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम का 60% यूज़ कीजिए। दूसरा 60 हुआ कि दिन भर में 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। और तीसरा 60% है कि आप 60 डेसिबल से कम पर रखिए। तो ये आपको बहुत कुछ आपको मदद करेगा अपने कानों की बचाव में। जी सर, एक चीज़ बनना चाहेंगे कि ये जो सवाल जो माने जो लोग चर्चा है कि अलका याग्निक के कानों की जो क्षमता है वो सुनने की चली गई, तो ये अचानक आवाज़ या सुनने की क्षमता गायब हो जाना, ये वजह क्या है? ये लोगों के जिज्ञासा है ये लोगों की। हाँ, सही कहा आपने। वो इसको बोलते हैं हम लोग सडन हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कहने का मतलब आदमी में सुनने की क्षमता बहुत तरह से जाती है, धीरे धीरे भी जाती है, एकाएक भी जाती है। तो इनका जो चर्चा में आया है सडन से चला गया है, जिसका मतलब हुआ सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसका बहुत सारा कारण है, बहुत सारा कारण देखा गया है। जैसे एक इन्फेक्शन, जैसे वायरल एटियोलॉजी, बहुत सारा वायरस का, मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन से, एचआईवी इन्फेक्शन में देखा गया कि ये सब कॉमन है और सडन से चला जाता है। दूसरा कॉमन है सडन से चोट लगना, ट्रॉमा होना, चाहे वो नॉइज का ट्रॉमा हो या फ्रैक्चर हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का ट्रॉमा हो, तो उससे भी सडन से हियरिंग लॉस हो जाता है। सडन हियरिंग लॉस हम लोग बोलते हैं कि जब 30 डेसिबल से ज़्यादा लॉस हो अपने नॉर्मल सुनने की क्षमता से, और 3 लगातार फ्रीक्वेंसी पर 30 डेसिबल से ज़्यादा का डीप आया हो और 3 दिन के अंदर ही हुआ हो, तो सब ये उस क्राइटेरिया को या उस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं कि सडन हियरिंग लॉस है। तो
ये ट्रॉमा में या बहुत सारा इन्फेक्शन तो मैंने बता दिया, ट्रॉमा बता दिया, या जैसे बहुत सारा ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारा इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स है, लूप डायूरेटिक्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब है। ये सब को यूज करने से भी किसी किसी को व्यक्ति में देखा गया है कि ऐसा होता है, जी, दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। सर, एक इसी से मिलता जुलता सवाल भी हम लेना चाहेंगे कि बच्चों में आजकल बोलने की समस्या जो है वो मतलब बोलते बहुत देर से हैं या बोल नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो वजह क्या है? क्या ये जन्मजात बीमारी है या फिर गैजेट्स जो है उसका ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि अभिभावक जो है अपने को व्यस्त रहने के चक्कर में बच्चों के साथ जुड़ नहीं पाते और वो मोबाइल थमा देते, तो वजह क्या है सर इसका? नहीं, ठीक प्रश्न पूछा आपने। आजकल समाज में देखा गया है कि न्यूक्लियर फैमिली अब ज्यादा होते जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी 1 बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, और माँ बाप या उसके पिताजी और माताजी दोनों ऑफिस गोइंग है, और किसी बच्चे को क्रेच में छोड़ दिए या किसी के भरोसे छोड़ दिए। और पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे ढेर सारे बच्चे घर में रहते थे, और बच्चा उस सबके बीच में, कुछ उसके उम्र के बड़े होते थे, कुछ उम्र के छोटे होते थे, तो बच्चों में देख करके बोलने की लालसा, वो कैसा कर रहा है, मेरा बड़ा भाई कैसा कर रहा है, छोटी बहन कैसी कर रही है, बोलते थे। अब है कि अगल बगल सब गूंगा के बीच में अगर बच्चा को रख दीजिएगा तो वो भी नेचुरल है, गूंगा जैसा होगा। तो ये देखा गया है कि कम बोल रहे हैं लोग, तो इसलिए कि फादर मदर है ही नहीं, वो ऑफिस गए हुए हैं, वहां से लौट के भी आए तो वो अपने गैजेट्स में, मोबाइल में बिजी है, तो बच्चा आखिर छोटा बच्चा बोले तो किसके साथ बोले। जी। दूसरी चीज है कि अनुवांशिक जो है वो बहुत सारा जन्म के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा इन्फेक्शन हुआ, तो उससे आदमी डीफ म्यूट की डिटेक्शन भी ज्यादा हो रही है, और गार्जियन अलर्ट भी है, तो डॉक्टर के पास ला भी रहे हैं कि ऐसे। सर, आपने यही बोला भी कि अब जन्मजात बच्चों की सुनने की क्षमता या बोलने की क्षमता मतलब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो एक कॉकलियर इम्प्लांट जो है या कॉकलियर का जो है पूरे देश में शायद चल रहा है, सभी सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है, तो ये कॉकलियर इम्प्लांट है क्या, और इस पूरी प्रक्रिया को कब करना चाहिए, कितने उम्र के बच्चों में कर देना चाहिए, तो ये लाभकारी होता है? सर, इसके बारे में कुछ। देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट है, एक मेथड है या एक तरीका है कि वैसे बच्चों को जो कि नहीं सुन पाते हैं, जब वो सुन ही नहीं पाएंगे तो बोलेंगे क्या, क्योंकि बोलने की क्षमता सुनने के बाद ही डेवलप करती है। और जब बच्चे जन्म से नहीं सुन रहे हैं तो माँ बाप या गार्जियन या लोकल जो भी उसके निकट में रहते हैं, अलर्ट जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सबका फर्ज होता है कि अपने समाज में ऐसे बच्चे को लोकेट करे या जल्दी से जल्दी पता लगाएं और उसको मोटिवेट करें डॉक्टर के पास जाने के लिए। क्योंकि ज़्यादा डिले होने से क्या होगा, उसको लैंग्वेज की जो क्षमता अर्ली एज में जो आती है वो डिले हो जाएगी, और जब डिले हो जाएगी तो फिर बाद में कॉकलियर इम्प्लांट या कुछ भी करने से उतना ज़्यादा फायदा या उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज की जो डेवलप जो होता है, इसलिए उसको जितना अर्ली कॉकलियर इम्प्लांट करवा दिया जाए तो उतना अच्छा है। जनरली 1 साल के बच्चों, 1.5 साल के बच्चों में भी हम लोग करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक मेथड है वैसे बच्चों के लिए कि जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, जिनका इनर ईयर में ही डिफेक्ट है या दिक्कत है, तो उसका एक नया मेथड है या नया तरीका आया है कि कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए उसको दूर करने की क्षमता और विकसित करने की क्षमता को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सर, एक और भी कॉमन जो बीमारी की बात करें तो कान बहना या कान के पर्दे में छेद होना, ये कॉमन आप लोगों के पास भी मरीज ऐसे पहुंचते होंगे, तो वजह क्या है, और कान की देखभाल अगर मतलब करना चाहिए तो कैसे करें हम लोग? देखिए, कान बहने की क्षमता, या ऐसे मरीज आते हैं जिनको हमेशा बोलते हैं कि मेरी कान बह चुकी है या बहता है या बह रहा है, ये बहुत ही कॉमन है। अज्ञानता बस भी कॉमन है, क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कान बहता ही है, कान फूट गया है, बहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पोंछ लेंगे। लेकिन जिस भी व्यक्ति का कान बहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए पर्दा में बिना छेद हुए वो बह ही नहीं सकता है, और जब बह रहा है इसका मतलब पर्दा में छेद है। पर्दा का क्या काम है? किसी भी आदमी का पर्दा का काम है वो जितना हिलेगा तब वो आवाज अंदर तक ले जाएगा,
और पर्दा में बड़ा सा छेद ही हो गया तो आधा हिल रहा है तो आधा आवाज जा रहा है। दूसरा पर्दा का काम क्या होता है कि बाहर का चीज को अंदर जाने से रोकना। तो अगर पर्दा में छेद है तो बाहर का कीड़ा मकोड़ा भी जा सकता है अंदर, धूल गंदा भी जा सकता है और आवाज तो कम जा ही रहा है, बहरापन होगा ही। जी जी सर, एक जो है हम लोग अब नाक कान गला की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने कान के विषयों पर बातचीत की। अगर हम अब नाक की बीमारियों के बातचीत में करें तो अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों में भी ये देखने को ज़्यादा मिलता है कि नाक से ब्लीडिंग होने की समस्या रहती है। बार बार उनको अचानक बहुत ज़्यादा अत्यधिक खून का बहाव होने लगता है। अचानक परिजन भी उसमें बहुत जो है वो घबरा जाते हैं। तो वजह क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है सर? ठीक प्रश्न बताया आपने। ये बहुत कॉमन है। कॉमन है कहने का मतलब कि आप घर के बगल में टेम्पो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ देखिएगा नाक किसी का बह रहा है तो उस समय आदमी को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर केस में, अधिकतर मरीजों में वो नाक के सामने वाले भाग में यहाँ छोटी सी वहां से ब्लीड होता है जो कि आराम से रोका जा सकता है प्राथमिक उपचार के तौर पर। तो जनरली यह होता क्या है कि छोटे बच्चों में या बड़ों में भी नाक में उंगली डालने की आदत पड़ी हुई है, या ऐसा देखा जा सकता है कि हमारे समाज में सबको बैठे हुए कोई काम नहीं है तो नाक में उंगली डालो, कान में उंगली डालो। ये प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि नाक में जो पपड़ी जम जाती है नाक के सूखने की वजह से, उस पपड़ी को लोग खींचते रहते हैं। तो जैसे ही खींचिएगा तो वहाँ का अंदर का पपड़ी हटने के बाद अंदर का जो सरफेस हुआ, सतह हुआ, वो फिर से खून आने लगता है वहां पर। तो उस चीज को, नाक को शीतल रखना है या मुलायम रखना है या तो उससे बचाना है, ड्राइनेस से बचाना है जी। तो वही उसका मेन इलाज है। अनेक अदर या दूसरे कारणों से भी नाक की अन्य बीमारी में भी हो सकती है। अगर अत्यधिक खून आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो डॉक्टर से मिल के दिखा लेना चाहिए कि अंदर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सर, नाक की एक दूसरी जो बीमारी जो है अक्सर लोगों को सुनने में या देखने में आती है कि साइनस की जो बीमारी है, ये साइनस है क्या और वजह क्या है, इससे क्या क्या जो है और ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ते हैं और लक्षण क्या है इस साइनस का? देखिए, साइनस जो बीमारी है, साइनस क्या है, वो नाक के अगल बगल यहाँ चेहरे पर यहाँ खाली जगह होता है, खोखला होता है हड्डी, जिससे कि शरीर या सिर भारी नहीं हो, तो इसलिए खोखला बना हुआ है। तो उस खोखले वाले जगह में नाक के थ्रू जब इन्फेक्शन चला जाता है और वहाँ पस या मवाद जम गया, तो इसी को साइनोसाइटिस या लोकल लैंग्वेज में या आम तौर के भाषा में साइनस की बीमारी कहते हैं। तो जिस आदमी को यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, तो वैसे लोग को जनरली सिर भारीपन, सिर दर्द, सो के उठने में ताजगी नहीं, ऐसे करके खींचने में गाढ़ा गाढ़ा बलगम उसको गले में आना, नाक बंद रहना, ऐसा ही अधिकतर कंप्लेन होता है जी। तो ऐसा जब कंप्लेन हो तो लोग को समझना चाहिए या नज़दीक के डॉक्टर से मिल करके दिखा लेना चाहिए कि कहीं वो साइनस की बीमारी से ग्रसित तो नहीं है जी। जैसे हम लोगों ने देखा कि नाक और हम लोगों ने कान की बात की, अब हम लोग गले की बात करते हैं। तो गले में जो है आपको देखते होंगे कि दर्द मतलब लोगों को अक्सर हो जाता है, निगलने में परेशानी हो जाती है। तो ये क्या मौसम परिवर्तन के कारण होता है या कोई और वजह भी होता है इसका? नहीं, बहुत सारी वजह है गला दर्द होने के लिए, लेकिन अक्सर जो कॉमन बीमारी है, जैसे छोटे बच्चों में गर्मी में खूब ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खाने की प्रवृत्ति होती है या चेष्टा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा खाए, तो उसे टॉन्सिलाइटिस होने की बीमारी मतलब संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आजकल जो अधिकतर मॉडर्न लाइफ स्टाइल में देखा जा रहा है कि एसिडिटी की बीमारी, GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वैसे में हमेशा गला में फंसा रहना, गला जलन रहना, ये सब एसिडिटी की बीमारी को इंडिकेट करता है या लक्षण बताता है कि शायद उससे ग्रसित हैं। तो वैसे लोग को मिर्च मसाला कम खाना चाहिए, तीखा चीज कम खाना चाहिए, या खाने के बीच और सोने के बीच का इंटरवल बढ़ा करके रखना चाहिए कि इससे बहुत हद तक समस्या पर काबू पाया जा सकता है। सर, एक है तो ये बहुत पुरानी बीमारी, लेकिन अब तो उसमें शायद हमको लगता है कि बहुत कुछ हम लोग नियंत्रित कर पाते हैं। ग्वाइटर यानी कि गले में देखते हैं घेंघा की बीमारी हो जाती थी लोगों को, तो क्या अब भी ये बीमारी है या पूरा इरिकेट हो चुका है ये?
समाप्त हो चुका है बीमारी? नहीं, बीमारी तो अभी भी मिलती है। पहले लोग जो आयोडीन जो नमक जो आयोडीन की कमी से बोलते हैं, तो आजकल सरकार द्वारा या जनमानस में जो भी नमक मिलता है फोर्टिफाइड नमक होता है आयोडीन से, तो इस तरह बीमारी थोड़ी बहुत कुछ तक कम हो गई है, लेकिन आयोडीन के वजह से ही कमी होती है। लेकिन फिर भी लोग आदमी जो सीडेटरी लाइफ स्टाइल आजकल हो गया है, तो उसमें ज़्यादातर देखा गया है, तो जिस आदमी का शरीर फूल रहा हो, गले के ऊपर में उभार आ गया हो, तो दिखा लेना चाहिए कि शायद उसे ग्वाइटर तो नहीं है, क्योंकि ग्वाइटर होने से शरीर स्थूल पड़ जाएगा, मोटा हो जाता है, आवाज़ में भी बदल जाती है। तो उस थायराइड हार्मोन की जांच करा करके देख सकते हैं कि वो थायराइड की बीमारी से ग्रसित है या नहीं। सर, एक थायराइड पर ही एक और सवाल लेना चाहेंगे कि थायराइड मतलब होता क्यों है लोगों को, और थायराइड के बाद में सुनते हैं कि वो गांठ हो जाता है, बाद में वो कैंसर का भी रूप ले लेता है, तो उसके लक्षण क्या हैं, कब आदमी को सचेत हो जाना चाहिए? देखिए, थायराइड का मतलब आम बोलचाल की भाषा में जब देखते हैं कि गला के ऊपर जब फूल गया है, बड़ा हो गया, तो उसको थायराइड बोलते हैं या थायराइड की बीमारी बोलते हैं। उस थायराइड एक ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का शरीर में बहुत उपयोग है, उसी के कारण एक्टिविटी बना हुआ रहता है। तो अगर ये हार्मोन की अधिकता हो तो, और कमी हो तो, या कभी कभी नॉर्मल भी बोलते हैं यूथायराइड स्टेज, हर स्टेज में ही ये थायराइड फूल जाता है। तो हम लोग हार्मोन के द्वारा चेक करते हैं जांच के द्वारा कि अगर उसकी हार्मोन TSH हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो गया, तो उसी अनुसार उसकी इलाज है। अगर TSH हार्मोन बढ़ गया तो उसके लेवल के अनुसार उसकी दवाई दी जाती है, थायराइड हार्मोन की सप्लीमेंट, उससे मरीज को बहुत सुधार हो जाता है। किसी आदमी में थायराइड हार्मोन TSH की संख्या कम हो गई और थायरोक्सिन की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब हार्मोन थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, उसमें भी बढ़ जाता है, तो उसके लिए अलग दवाई आती है, तो वो दवाई देने से भी वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन उस दौरान हम लोग FNAC द्वारा जांच या अल्ट्रासाउंड द्वारा बीच बीच में जांच कराते रहना चाहिए कि कहीं वो हार्मोन सिक्रीशन का क्षेत्र कोई नोड्यूल तो नहीं बन रहा है। तो उसी अनुसार फिर फर्दर जांच करके उसको देखा जाता है कि कहीं कैंसर का रूप तो नहीं है, या उसी अनुसार तब फिर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। सर, एक चीज़ और है कि हम तंबाकू का उपयोग, लोग अक्सर बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में तंबाकू का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में मुंह का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो तत्काल या तो मुंह की समस्या ENT डिपार्टमेंट देखे या डेंटल डिपार्टमेंट देखे, तो कौन कौन से वो चीज़ हैं जो आपको अगर दिखे तो तत्काल या तो ENT या तो फिर डेंटल में चले जाएं? सही प्रश्न उठाया। लोग को इस मामले में जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। सरकार द्वारा तो समय समय पर इसके लिए प्रचार के माध्यम से या अन्य माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, लेकिन मनुष्य का भी, समाज का भी, सबका कर्तव्य है कि नहीं, इसको जागरूकता को सही मायने में लें। क्योंकि अगर कैंसर से वो परिवार ही नहीं, सोसाइटी या समाज या देश पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वित्तीय प्रभाव पड़ा, सामाजिक रिलेशन प्रभाव पड़ा, पारिवारिक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि कैंसर का इलाज कराना बहुत मुश्किल, उसके लिए बड़ी सर्जरी कराना, उसका चेहरा का रूप बदल जाता है, फिर उसी ढंग से लोग दूर उससे खिसक के बैठेंगे, लोग समाज में उसको दूसरी नज़र से देखते हैं। और जो अब जहाँ आप सर्विस कर रहे हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, उसमें लंबी छुट्टी लेना है, वो इलाज के लिए बहुत सारा इलाज हर छोटे छोटे जगह पर उपलब्ध नहीं भी है। तो बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप पहले ही से बच के रहिए। ठीक है, सब बीमारी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो बीमारी आप बचा सकते हैं उसको तो बचा लीजिए। तो उसमें से कैंसर का बहुत सारा, जैसे तंबाकू का उपयोग, तंबाकू का उपयोग तो आप देखिएगा गुटखे के ऊपर में लिखा हुआ रहता है, सिगरेट के पैकेट के उस इंडिकेशन तो दिया रहता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे मुंह का अल्सर, अगर मुंह में कहीं पर भी अल्सर है और हील नहीं कर रहा है, तो आप बगल में दांत वाले डॉक्टर हैं या जनरल MBBS डॉक्टर भी है या ENT सर्जन है या कैंसर रोग विशेषज्ञ है, किन्हीं से जा करके एक बार दिखा तो लीजिए, डॉक्टर साहब हमको डर लग रहा है, शक लग रहा है, कहीं वो तो नहीं है।
तो या गले में यहाँ पर गांठ आ गया जी। तो गांठ आ गया तो बहुत कारण से गांठ आता ही है, लेकिन गांठ देखते डर नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये क्या हो गया, कैंसर हो गया। बहुत लोग डरे हुए आते हैं। तो हर गांठ कैंसर नहीं होता है, लेकिन जागरूक होना चाहिए कि इस गांठ कहीं कैंसर तो नहीं है, तो वो एफएनएसी माध्यम या अन्य जांच के माध्यम से वो क्लियर। लोगों की आवाज बदल जाती है, जी जी जी, भारीपन हो गया, अधिकतर बड़े उम्र में, ओल्ड एज में अगर आवाज बदल गया तो आदमी को अलर्ट होना चाहिए। उसको उसमें नहीं लेना चाहिए कि सर्दी की वजह से हो गया है। सर्दी की वजह से आवाज बदलेगा, कुछ होगा तो 2-4 दिन रहेगा, 5 दिन, लेकिन लंबा अगर खींच रहा है तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो जांच करके देख लेंगे कहीं बोलने वाले तार पर गांठ तो नहीं आ गया है, वहाँ कोई ग्रोथ तो नहीं हो गया है, क्योंकि वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता है और वो लेट में प्रेजेंट करता है, लोग लेट से आते हैं। जी सर, एक और चीज़ है कि बार बार मौसम बदलते रहता है, कुछ कुछ दिनों के बाद तो मौसम में बदलाव होता ही है और लोग वायरल के शिकार भी होते हैं। तो उस दौरान आँख, नाक, कान, सब गला सब बहुत प्रभावित हो जाता है। तो लोग दवाई खा करके ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो परसिस्ट कर जाता है, कान में बंद हो जाना, नाक में बंद हो समस्याएं। उसके लिए मौसम बदलते रहे तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, नाक, कान, गला की पर बात करें तो? सही कहे, जब मौसम बदलता है तो वैसे लोग जो एलर्जिक है वो लोग तो धीरे धीरे सीख जाते हैं अपने को बचाना। तो लेकिन एलर्जिक है तो मौसम बदलते ही वो लोग ग्रसित पहले होता है, नाक छींक आ जाएगी, नाक में खुजली आएगी, तालू में खुजली आएगी, आँख खुजला रहा है, और वही आगे बढ़ करके कभी कभी फ्लू जैसा जो हो जाता है तो बुखार भी लग गया और बदन में दर्द भी हो रहा है। तो उसके लिए बचने का उपाय है कि जो एलर्जिक लोग हैं, वैसे मौसम जब बदल रहा है तो उस समय अलर्ट पहले ही से हो जाए। और जिस आदमी का नाक बंद हो गया, हर चीज का एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जैसे लोग में प्रवृत्ति है कि हाँ तुरंत से हुआ तो तुरंत से ले लो, तुरंत से ठीक हो गया। पेशेंस नाम की कमी पाई जाती है आजकल के भाग दौड़ वाले जिंदगी में। लेकिन थोड़ा मोड़ा जैसे गरारे ले लिया, गर्म भाप ले लिया, तो उससे भी नाक जो आपका बंद है खुल जाता है अधिकतर लोग में। अब जब आपको हो गया है, फ्लू हो गया है या वायरल फीवर हो गया, तो 2-4 दिन तो लगेगा ही जाने में। तब तक अपना धैर्य नहीं खोए, एक मामूली पैरासीटामोल की गोली ही ले सकते हैं या एंटी एलर्जी की गोली ले करके ही आप वो कीजिए। इससे शरीर को थोड़ा सा रोगों से प्रतिरोध की क्षमता जो है ना बढ़ती है, इसको बढ़ाना चाहिए। फल फलहरी ये सब लेना चाहिए, मौसमी फल लेना चाहिए। सब में प्रकृति के द्वारा कुछ ना कुछ गुण या एलिमेंट जरूर दिया गया, माइक्रो एलिमेंट, जो कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। जी सर, चलते चलते हम सवाल एक और लेना चाहेंगे कि आजकल दवाओं का, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी समस्याओं पर लोग दवाई ले देते हैं। थोड़ा सा भी अगर गला में कुछ समस्या हो जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन एक कॉमन दवा है, आपको एलेग्रा एक कॉमन दवा। ये सब दवाओं अपने मन से जो है दवा दुकानों से खरीद लेते हैं। तो क्या इसका अत्यधिक सेवन शरीर पर अन्य दुष्प्रभाव भी डालता है? सही कहा आपने। जैसा मैंने भी पहले कहा था कि जहाँ कुछ थोड़ी सी शरीर में 19-20 हुई कि लोग चाहते हैं कि कुछ वो ले लें, कुछ ये दवाई ले लें, कुछ एंटीबायोटिक। आजकल देखा गया है एजिथ्रोमाइसिन जो आपने नाम बताया, पहले जितना इफेक्टिव था अब थोड़ा सा इफेक्टिवनेस देख रहे हैं कि जो बीमारी पहले तुरंत से ही ठीक हो जाती थी, अब देखते हैं कि वो एजिथ्रोमाइसिन से नहीं ठीक हो रही है, कोई दूसरी दवाई देना पड़ रहा है। तो, कर गया है। हाँ, यानी उसका एक ही है कि पहले जो बैक्टीरिया था जो उससे सेंसिटिव था, अब सेंसिटिव कम हो गया है। तो इसी तरह अच्छे एंटीबायोटिक जो कि वो दिन भर में एक ही बार खाने से काम चल जाता था, तो ऐसे दवाई को आदमी को रिजर्व रखना चाहिए, हर बात में नहीं खाना चाहिए। तो इससे प्रतिरोधात्मक क्षमता कम जाती है और जो बैक्टीरिया है ज्यादा विरुलेंट वाला अब मिलता है। जी सर, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए, जो समस्याएं बीमारियों से बचे रहें, उसके लिए क्या संदेश एक हो सकता है आपके लिए? संदेश यही है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर जागरूक रहें, क्योंकि यही शरीर आपको हमेशा जिंदगी भर काम करना है, उसी के साथ उठना है, उसी के साथ बैठना है। तो अभी योगा डे ही कल हम लोग मनाए थे, तो योगा करने से वो स्वस्थ रहिएगा और जहाँ तक संभव हो अपने नेचर से जुड़े रहिए। नेचर के अनुसार उठिए, नेचर के अनुसार बैठिए, नेचर का फल खाइए, जो भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ व्यायाम कीजिए। ऐसा नहीं है कि अपना सीडेंटरी हैबिट बना लिए, तो इससे आपका शरीर ज़्यादा
स्वस्थ रहेगा। ऐसा ही हम लोग कामना भी करते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। तो आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये छोटी छोटी जो बीमारियों में हमें दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़कर रहिए, योग से जुड़िए और अपने को स्वस्थ रखिए। अगले अंक में हम फिर एक नए किसी डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।